जहां कारगिल के युद्ध की ये बात आ जाए, जब पार्लियामेंट के हमले की बात आ जाए, जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात आ जाए, जब पुलवामा पे के हमले की बात आ जाए, तो लाशों पे राजनीति ना करें, लाशों पे राजनीति ना करें। उन जवानों के परिवारों के लिए हौसला रखें, उनको हौसला दें और पाकिस्तान को बताएं कि हिंदुस्तान आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सीपीएम हो, सीपीआई हो, एक खड़ा है। फिर आके बयान दे टेलीविजन के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, फिर ऐसे कारगिल के युद्ध के अंदर बयान दे तो मैं मानूं। इनको पता चले कि जवान किस तरीके से हम जागते हैं, हम सोते हैं, जवान रात को जागता है, इनके लिए जागता है। और ये यहाँ पे पार्लियामेंट में बैठ के कुछ भी बयान दे के पब्लिसिटी स्टंट बनाते हैं। ये पब्लिसिटी स्टंट मैन है सब लोग। आपने देखा नरेंद्र मोदी जी और हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री सीना चौड़ा करके चाइना के बॉर्डर के ऊपर जवान बंदूक लेके खड़ा है, उधर चीनों की फौजें खड़ी हैं, पर सरहद के ऊपर सीना चौड़ा करके चाइना को बताने के। कभी ऐसा जिंदगी में नहीं हुआ। पहली गोली नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ के सीने पे लगेगी, फिर मेरा जवान जो बंदूक लेके खड़ा है वहां जाएंगी। ये इशारा था। कोई प्रधानमंत्री ऐसे जाता है क्या? कोई डिफेंस मिनिस्टर जाता है क्या? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हमारे साथ हैं जिंदा शहीद एमएस बिट्टा सर, जिन्हें किसी भी जान पहचान के वो मोहताज नहीं है। आप अच्छी तरीके से सर को जानते हो। और आज बात करेंगे हम सर से कि कारगिल विजय दिवस है, आज 22वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम। और सर ने जिस तरीके से मदद की कारगिल में, जो हमारे जवान थे जो शहीद हुए और उनके परिवारों की मदद करने, जिस तरीके से सर की तरफ से मदद की गई 1999 से लेकर आज तक, इन सारी चीज़ों के लिए सर को कैसे प्रेरणा मिली और किस तरीके से सर के द्वारा मदद की गई, उसके बारे में जानेंगे। और जिस तरीके से विपक्ष कारगिल को लेकर सवाल उठाता है, इसको लेकर भी हम बिट्टा सर से बात करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। सर, कैसे शुरुआत की आपने कि कारगिल में जितने भी हमारे जवान थे वो शहीद हुए और आपने उन शहीदों की इस तरीके से मदद की, उनके बच्चों को अडॉप्ट किया, कैसा रहा? आपने किस तरीके से योजना बनाई इस सारे कामों के लिए? मैं महेंद्रगढ़ में एक शहीद परिवार के घर गया था और देखा कि उनके पिता रो रहे थे, जवान के पिता रो रहे थे। मैंने पिताजी से पूछा, क्या सरकार ने आपकी कुछ मदद की? हरियाणा में उस वक्त बंसी लाल जी की सरकार थी। उन्होंने कहा, एक एसडीएम आया था संस्कार के लिए, 5000 लकड़ों के संस्कार के लिए दे गया। मेरे दिल को गहरी चोट पहुंची कि आज जो जवान मौत का कफन बांध करके अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को छोड़ करके हमारे लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, तिरंगे झंडे के लिए मौत का कफन बांध के सीने पे गोलियां खाता है, आज 5000 रुपया संस्कार के लिए दे के उसकी रूह, उसकी अर्थी का अपमान किया जाएगा, उसकी डेड बॉडी का अपमान किया जाएगा। फिर मैंने पूछा, ये 2 बच्चे हैं, मैंने पूछा आप क्या चाहते हैं? कहता, मैं चाहता हूँ ये 2 बच्चे हैं, मेरे बेटे की तरह बड़े होके मेरी पोतरी भी और मेरा पोतरा भी, एक बेटी थी एक बेटा था, ये फौज में जाएं और मेरे बेटे की तरह मातृभूमि की सीने पे गोलियां खाते हुए देश के लिए कुर्बानी देनी पड़ी दे। मैं कहा, बच्चों को मैं आज अडॉप्ट करता हूँ, ये बच्चों को मैं पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, मेरी जिम्मेदारी है, मैं नहीं, ये भगवान की कृपा थी, मातृभूमि की कृपा थी। और उसके बाद मैं निकल गया पूरे देश के कोने कोने में, ख़ास तौर पे यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, आसपास सब जगह पे निकला, जहाँ तक मैं खुद जा सकता था परिवारों में मैं किया। और जो जो शहीद हुए मैं जाता गया, उन परिवारों को इकट्ठा करता गया और इकट्ठा करके विज्ञान भवन के अंदर, जहाँ राष्ट्रपति जी, जहाँ प्रधानमंत्री जी सम्मानित करते हैं शूरवीरों को, मैंने कहा फंक्शन होगा तो वहीं होगा, किसी 5 स्टार होटल में या किसी हॉल में नहीं होगा। मैं किया फंक्शन। किसको बुलाया? किसी पॉलिटिशियन को नहीं, जगजीत सिंह जी अरोड़ा, 71 जंग के हीरो, एयर मार्शल रिटायर्ड मेहरा, हिंदुस्तान टाइम के चेयरमैन शोभना भारती जी और दलेर मेहंदी, ये लोगों को बुला के उन सब परिवारों को बुलाया। उस फंक्शन को करने का मेरा मकसद था सरकारों को जगाना, दुनिया में बैठे हुए हर भारतीय को जगाना कि ये परिवार आपका है, ये परिवार अकेला हमारा नहीं है, ये परिवार सिर्फ वो परिवार नहीं है, इन परिवारों ने हमारे लिए मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए शहादत का जाम पिया है, इनके लिए आज हमने खड़ा होना है। इनकी डेड बॉडी की कीमत लगाई जाती है 70,000, 60,000, 90,000,
मैंने कहा जो सरकार करती उससे ज़्यादा हम मिलके करेंगे। सवाल हमारा पैसे देने का नहीं था उन शहीद परिवारों को, सवाल ये नहीं था कि उनकी डेड बॉडी की कीमत लगाई जाए, सवाल ये था कि सरकारों को, देश की जनता को जगाया जाए कि इनके लिए खड़े होना अपना कर्तव्य है। पर फैमिली को हमने उस वक्त 2 लाख बड़ा होता है, 2 लाख की राशि देने का सिर झुका के हमने ऐलान किया और उनको दिया। और जब मीडिया के अंदर मीडिया ने इस चीज़ को उठाया तो सरकारें आन खड़ी हुई। 2 लाख का हो गया 25 लाख, और उसके बाद फिर संघर्ष हम सब ने किया। फिर उनको पेट्रोल पंप पूरे देश के कोने कोने में, कारगिल के युद्ध के, उन मेरी बहनों को, उन मेरी माँओं को, उन सब परिवारों को पेट्रोल पंप मिल गए। ये मेरी एक ज़िंदगी की महेंद्रगढ़ के वो शहीद परिवार की जिम्मेदारी मैंने उठाई, जहाँ मुझे गहरी चोट लगी कि लकड़ों का संस्कार 5,000 रुपया दिया जाता है। तो मैं उस दिन से ऐसी एक शुरुआत भगवान ने, भारत माता ने मेरे ऊपर की कि आज तक उन शहीद परिवारों के साथ खड़ा हूँ। उसके बाद पार्लियामेंट का युद्ध हुआ, पार्लियामेंट का अटैक हुआ, उस वक्त भी शहीद परिवारों का अपमान। फिर हमने एक कार्यक्रम और किया सरकारों को जगाने के लिए। उसमें अमिताभ बच्चन जी आए, जिन्होंने अपनी पॉकेट से उस वक्त 18 लाख रुपया दिया। हम सब ने मिल करके वो फंक्शन को उठाया। और वो अब्दुल हमीद 65 जंग के हीरो, जिन्होंने पाकिस्तान के 7 टैंक तबाह कर दिए थे, शरीर में बम बांध करके, मीडिया में कहीं आया इनको पूछने वाला नहीं, उनको भी बुलाया, उनको भी 5 लाख दिया। सवाल फिर लोगों को, मैं समाज को कहना चाहूँगा, पैसे देना हमारा मकसद नहीं था। जो जवान शहादत का जाम पीने जाता है वो पैसे के लिए नहीं जाता है, वो मातृभूमि के लिए जाता है। पर हमने पैसे का इसलिए ऐलान किया कि हम सरकारों को जागें। उस वक्त फिर सरकारें जागी, फिर उनको पेट्रोल पंप मिले, फिर उनको खूब राशि जो भी परिवारों को दी, उनके बच्चे, आज सबके बच्चे सेटल्ड हैं। मुझे खुशी है, मुझे फ़ख्र है। और अब जाके नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। जो हमारा संघर्ष था, हम रोते थे रात दिन, इन परिवारों को कौन देखेगा हमारे जाने के बाद, कौन पूछेगा इन परिवारों को हमारे जाने के बाद। आज आए, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया, पहली बात तो कोई शहीद ना हो। अगर कोई शहीद होता है 1 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 1 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट देती है। कई स्टेट गवर्नमेंट बच्चों को पढ़ाती है और उनकी बेटियों की शादी कराती है और उनको फ्लैट भी देती है। आज कारगिल के वो विजय दिवस के ऊपर मैं कहना चाहूँगा, जो एक शुरुआत हुई थी उन परिवारों के लिए, आज मेरे मन को शांति है। और वो जो शहीद हो चुके, उनकी रूह को भी शांति होगी। जो उनके परिवार के लोग हैं, आज पेट्रोल पंप लेके सब सेटल्ड हैं, सबके पेट्रोल पंप मिल गए, सब अपने घरों में खुश हैं। उनको देखा कि उस वक्त सरकारों ने आवाज़ सुनी, उनको दुख को देखा और उनकी मदद की। सर, कारगिल विजय दिवस को लेकर एक तरफ जहां पर जिस तरीके से आपने मुहिम चलाई, लोगों की मदद की, उसका आज असर सरकारों पे पड़ता हुआ दिख रहा है और सरकार की तरफ से भरपूर मदद की जाती है हमारे शहीदों की, जो उन शूरवीरों की जो भारत माता के अखंड रखने के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं। एक तरफ कांग्रेस को लेकर जनता जो है वो आज ट्वीट कर रही है, पुराने बयानों को सामने लेकर आ रही है कि कारगिल विजय दिवस को आखिरकार क्यों नहीं मनाती कांग्रेस। और अब जाके, क्योंकि इन्हीं के नेता राशिद अल्वी ने ये तक कह दिया था कि ये जो कारगिल विजय दिवस है ये देश का नहीं, ये भाजपा की जीत थी। जिस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाई थी हमारी आर्मी ने। देखो, कोई भी पॉलिटिशियन बंदूक पकड़ के जवानों की तरह सरहद पे नहीं जाता है। वो देखता है, वो हुक्म करता है, उसकी पॉलिटिकल विल कितनी है। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी पॉलिटिकल विल थी, उन्होंने फौज को ऑर्डर दिया कि ये जंग हमने जीतनी है। कुर्बानी जवान ने दी, गोलियां सीने पे उसने खाई। पर अगर पॉलिटिकल विल ना होती, अगर ऑर्डर ऊपर से ना होता, और उसके बाद भी ये देखा हमारे जवानों के रोज सिर कट जाते थे, हमारे जवानों के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते थे। पॉलिटिकल विल आई। जब नरेंद्र मोदी जी आए तो पॉलिटिकल विल आई। जब दीनानगर पठानकोट की घटना की पाकिस्तान की तरफ से, पॉलिटिकल विल आई। उन्होंने कहा अब इनका जवाब गोली का गोली होगा, और गोली का गोली जवाब दिया। पुलवामा में हमला हुआ, पॉलिटिकल विल थी। पाकिस्तान में घुस करके बालाकोट के अंदर 500-600 के करीब आतंकवादियों को ढेर करके 15 मिनट के अंदर हमारे जवान वापस आए। और उसके बाद क्या हुआ, 370 धारा हटी। क्या था, इसको पॉलिटिकल विल कहते हैं। कुछ भी हो,
पॉलिटिकल विल। अब कल इमरान खान ने बयान दिया ना, पीओके के अंदर क्या कहा कि यहाँ हम लोकतंत्र लाएंगे, यहाँ हम चुनाव कराएंगे। अब शुरुआत उसने कर दी। मैं दावा करता हूँ वक्त दूर नहीं, पीओके हिंदुस्तान में होगा। 370 धारा हट गई, पीओके अपने पास होगा। आपकी राजनीतिक लड़ाई कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, हजारों लड़ाइयाँ हो सकती है। यह मुल्क लोकतंत्र है, यह आज़ाद है। आप लड़ाइयाँ पॉलिटिकल लड़ सकते हैं, पर जहाँ प्रथम राष्ट्र का जब सवाल आ जाए, जहाँ जवानों की शहादत का सवाल आ जाए, जहाँ मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा का सवाल आ जाए, ना उसमें हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना उसमें सिख होता है, ना उसमें ईसाई होता है। उसके लिए होता है, जवान के लिए, मेरी सीमाएं सुरक्षित रहे, मेरी मातृभूमि को कोई आँच ना आए। कौन थे अब्दुल हमीद, जिन्होंने शरीर पे बम बांध के 65 के युद्ध के अंदर पाकिस्तान के टैंक तबाह कर दिए थे? वो एक सेकुलर मुसलमान थे। तो सवाल सबसे बड़ा है कि जवानों के अंदर हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जवानों के अंदर एक ही जज्बा है, सबसे पहले प्रथम राष्ट्र, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। ये जो फिरका प्रति, ये जो जात पात, ये जो ऐसी बातें करना पॉलिटिकल पार्टियों में, इसके पीछे वोट बैंक राजनीति होती है, जवान के अंदर नहीं होती। इनको कह देना चाहता हूँ पॉलिटिकल पार्टियों को, जवान से सीखिए। गोली जवान खाता है, गोली उस वक्त जवान चलाने के लिए तैयार होता है जब कड़क सर्दी के अंदर, जून के महीने में, रेतले इलाके में, राजस्थान में, जैसलमेर के अंदर बंदूक पकड़नी भी मुश्किल होती है। जवान उस वक्त गोली चलाने के लिए, मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार होता है जब जम्मू कश्मीर के अंदर बर्फ़ें होती हैं, उसके हाथ भी नहीं चलते होते, पर मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार होता है। उस वक्त देखिए उस जवान को, जो जवान कितने कितने टेम्परेचर के अंदर बर्फ़ में समा जाते हैं। ये राजनीतिक लोग ये लाशों पे राजनीति करते हैं, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। मैं तो कहूँगा ऐसे बयान देने वाले को, अलवी हो या कोई हो, इनको जवानों का बैग पकड़ाना चाहिए बर्फ़ों के अंदर, जहाँ जवान दब जाते हैं, जहाँ शहादतों का जाम पी जाते हैं, जहाँ जैसलमेर के अंदर जवानों का बक्सा पकड़ के जाएं एक एक महीने के लिए, फिर आके बयान दे टेलीविज़न के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, फिर ऐसे कारगिल के युद्ध के अंदर बयान दे, तो मैं मानूँ। इनको पता चले कि जवान किस तरीके से, हम जागते हैं, हम सोते हैं, जवान रात को जागता है, इनके लिए जागता है। और ये यहाँ पे पार्लियामेंट में बैठ के कुछ भी बयान दे के पब्लिसिटी स्टंट बनाते हैं। ये पब्लिसिटी स्टंट मैन है सब लोग। सर, अभी आपने पुलवामा का नाम लिया, आपने कहा कि जिस तरीके से हमारी सेनाओं की तरफ से पाकिस्तान हो या चाइना, उनके लिए मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, क्योंकि पॉलिटिकल पावर ऐसी है आज हमारे पास जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। अगर हम पुलवामा की बात करें कि पुलवामा पे जिस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाई थी, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो इसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछा गया था। 2020 में जो घटना हुई, जिस तरीके से लद्दाख में जो हमारे 20 सैनिक मारे गए थे और 100 से ज़्यादा जो चाइना के सैनिक मारे गए थे, उसको लेकर भी कांग्रेस की तरफ से अगर उठाया गया था ये तो मुद्दा, तो सिर्फ चाइना के लिए क्यों सवाल नहीं उठाए जाते? भारत सरकार और हमारी सेना को लेकर ही क्यों सवाल करती है कांग्रेस? देखो, इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट के अंदर था जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए थे बांग्लादेश, क्या कहा था? ये दुर्गा है श्रीमती इंदिरा गांधी। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। कौन थे अटल बिहारी वाजपेयी जी? बीजेपी के लीडर थे, पार्लियामेंट के लीडर थे। उन्होंने कहा था, मैं फिर कहूँ सब पॉलिटिकल पार्टियों को, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना सीपीएम, ना सीपीआई, जहाँ बहादुर जवानों की बात आ जाए, जहाँ कारगिल के युद्ध की ये बात आ जाए, जब पार्लियामेंट के हमले की बात आ जाए, जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात आ जाए, जब पुलवामा पे के हमले की बात आ जाए, तो लाशों पे राजनीति ना करें, लाशों पे राजनीति ना करें। उन जवानों के परिवारों के लिए हौसला रखें, उनको हौसला दें और पाकिस्तान को बताएं कि हिंदुस्तान आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सीपीएम हो, सीपीआई हो, एक खड़ा है। राष्ट्र के मुद्दे के ऊपर एक है, उसके ऊपर पॉलिटिक्स ना करें। इजराइल एक मुल्क है ना, वहाँ एक पत्रकार लड़की ने अपने मुल्क के खिलाफ कोई ऐसी गलत बात की, जंग चल रही थी, 2 मिनट में ठा, अपने मुल्क के अंदर, मैं नहीं कहता गोली का हुक्म हो, अपने देश के अंदर ऐसा एक कानून बनना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति हो, मैं भी अगर हूँ, अगर हम जवानों के हौसले को कमज़ोर करते हैं,
अगर आतंकवाद के मुद्दे पे आतंकवादियों के लिए खड़े हो जाते हैं तो उनके ऊपर केस दर्ज हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो। लड़ाई जवान लड़ता है, लड़ाई पुलिस का जवान अपने सीने पे गोलियां खाता है। नक्सलाइटों से लड़ते लड़ते हमारे 25-25, 70-70 सीआरपी के जवान की डेड बॉडी आती है और हम टेलीविज़न के अंदर अपने आप को सवार में और रुमाल निकाल करके जैकेट में भाषण देना शुरू कर देते हैं। जो भी ऐसे भाषण देते हैं इनकी लिस्ट बनाए और सरकार कानून बनाए। इनको नक्सलाइट एरिया में भेजें जवानों के बैग पकड़ने के लिए, किसी को जैसलमेर में फौज के साथ भेजें। जितने भी आए इनको सबसे बड़ी पहली सजा ये हो, उठाओ और जाओ जाके बॉर्डर पे इनको बर्फ़ों के अंदर उनका सामान पकाएं, उनकी रोटी पकाएं। ये फिर इनको पता चलेगा कैसे बोला जाता है। घर में को लेना देना नहीं, खाली बैठे हैं, कुछ भी बोल देते हैं और जवान मौत का कफन बांध करके हमारे लिए जंग लड़ता है। कारगिल का युद्ध आज विजय दिवस जीता, किस तरह जीता? एक जवानों को हौसला था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार हौसला दिया, उन्होंने कहा कुछ भी हो, हारे या जीते, हमारे भारत का आधा इंच हिस्सा भी पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। हम जीता, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए सबको। एक और बात सर, आपने अभी ठीक है, आपने कहा कि कारगिल विजय दिवस को लेकर मनाना चाहिए कि वो देश की जीत थी, पर उसके बावजूद भी कांग्रेस कहती है कि ये भाजपा की जीत थी। ये तो हमारी रही सेना की बात। अगर ऐसा कोई व्यक्ति, शर्जील इमाम जैसा व्यक्ति भी अगर कह देता है कि असम को हमारे देश से काट देना चाहिए, सेना को लेकर बयानबाजी करता है, अगर उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाती है तो कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द हो जाता है। कहते हैं कि ये कार्रवाई गलत हो रही है। देश के खिलाफ जो लोग बात करते हैं उसके साथ क्यों जाती है आखिरकार कांग्रेस? मैं आज भी कांग्रेस ही। मैंने कांग्रेस का तिरंगा झंडा उठा के, भारत माता का तिरंगा झंडा उठा के बचपन से पंडित जवाहरलाल नेहरू से अपने शरीर के आधे हिस्से को गवाया है। 70 बेगुनाह लोग मेरे साथ, जवान मेरे साथ शहीद हो चुके हैं। 100-125 के ऊपर जख्मी हो चुके हैं। मैंने अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ा, मैं किसी पार्टी में नहीं गया। आज़ाद विचारधारा है, जहाँ राष्ट्र का सवाल आ जाता है, चाहे इंदिरा गांधी जी हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हों, चाहे नरसिम्हा राव जी हों, या आज नरेंद्र मोदी हों, या अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, अगर राष्ट्र का सवाल के ऊपर को खड़ा होता है तो उसके लिए खड़ा होना मेरा फ़र्ज है। मेरे लिए वो मुशर्रफ नहीं है, मेरे लिए वो बेनज़ीर भुट्टो नहीं है, मेरे लिए नवाज शरीफ नहीं है। मेरे लिए वो योद्धा हैं जो मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों के लिए छाती ठोक के खड़े होते हैं और रात को जागते हैं। वो भी जागते हैं कि हमारे जवान सुरक्षित हैं, हमारे जवान सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। पार्लियामेंट में बैठ के कुछ भी बोल दो, और याद रखना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कांग्रेस नहीं, कोई भी, जो जवानों के ऊपर पॉलिटिक्स करेगा, सोशल मीडिया का युग है, लोग समझते हैं। आज हर व्यक्ति हिंदुस्तान का सोशल मीडिया के जरिए एक पत्रकार बन चुका है। वो उसकी विचारधारा आज़ाद है। पहले विचारधारा को दबाया जा सकता था। आज हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के बाहर बैठे हुए हर सच्चे भारतीय की आवाज़ को दबा नहीं सकते। आप गलत बात करेंगे, लोग उसका टक टक करके आपको जवाब देंगे। हम जवाब देने वाले कौन हैं? जनता भगवान है, जनता के ऊपर विश्वास है, जनता को देश से प्यार है। जनता आंदोलन में कहीं शामिल हो या ना हो, पर जनता के हाथ में ये फ़ोन एक ऐसा एक शक्ति, ताकत मिल चुकी है। जो भी गलत भाषा का इस्तेमाल करेगा, जनता 2 मिनट में जवाब देगी। अगर आज मैं भी करूँगा, जनता को आज़ादी है, मुझे भी बुरा भला कह सकते। एक मेरा सवाल कि अभी आपने कहा कि आप भी कांग्रेसी हैं और आप बचपन से जिस तरीके से कांग्रेस के साथ ही थे, अब एक और सवाल कि आज अगर कांग्रेस ने हमारे देश पर राज किया है और अगर चाइना को लेकर बात आती है तो क्यों सेना का शौर्य घटाने की बात करती है कांग्रेस? क्यों कहती है कि हमारे देश आधे से ज़्यादा जो हिस्सा है लद्दाख का, उस पर कब्जा कर चुका है चीन? मेरी बात सुनो स्पष्ट। अगर आज नरेंद्र मोदी जी ना होते प्रधानमंत्री, तो चाइना का बहुत सा हिस्सा आज चाइना ले जाता और चाइना हमारे पे बहुत बड़ा कब्जा कर लेता। आपने देखा नरेंद्र मोदी जी और हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री सीना चौड़ा करके चाइना के बॉर्डर के ऊपर जवान बंदूक लेके खड़ा है, उधर चाइना की फौजें खड़ी हैं, पर सरहद के ऊपर सीना चौड़ा करके चाइना को बताने के। कभी ऐसा जिंदगी में नहीं हुआ। पहली गोली नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ के सीने पे लगेगी, फिर मेरा जवान जो बंदूक लेके खड़ा है वहाँ जाएंगी। ये इशारा था। कोई प्रधानमंत्री ऐसे जाता है क्या? कोई डिफेंस मिनिस्टर जाता है क्या? जाते हैं तो कैंपों में जाते हैं, पर सरहद पे जहाँ सामने चाइना की फौज खड़ी है वहाँ चले जाना ये छोटी सी बात नहीं है। तो ये पॉलिटिक्स की बात को छोड़िए, ये कुछ भी कहते रहेंगे, हम सुधरने वाले लोग नहीं हैं। हमको हमारा देश से कोई मतलब नहीं, हमें राजनीति से मतलब है।
सर्जिकल ऑपरेशन होगा तो पूछेंगे क्यों गए थे। अगर जवान वहाँ पे शहादत का जाम पी जाते, अगर प्लेन क्रैश हो जाता तो सवाल पूछा जाता कि क्यों गए थे, किसने भेजे थे। अगर जिंदा शहीद की तरह वापस आते हैं फिर भी सवाल पूछे जाते हैं। अगर पुलवामा पे हमला होता है वो भी सवाल पूछे जाते हैं। अगर पार्लियामेंट पे हमला होता है वो भी सवाल पूछे जाते हैं। अगर 26/11 पे हमला होता है किसकी सरकार वो भी सवाल पूछे जाते हैं। हमें इजराइल की तरह सारी ऑल पॉलिटिकल पार्टियों को आतंकवाद के मुद्दे पे, सीमाओं की रक्षा के लिए ऑल पॉलिटिकल पार्टियों को मीटिंग करके करना होगा कि जो भी देश की, राष्ट्र की मजबूती की बात होगी, सीमाओं की रक्षा की बात होगी, उसमें हम गलत बयानबाजी नहीं करेंगे। इनकी बयानबाजी से पाकिस्तान हंसता है, इनकी बयानबाजी से चाइना हंसता है। चाइना हमारा मजाक उड़ाता है और वो कहते पहले अपने घर को संभालो फिर हमारे से लड़ना। इनकी गलत बयानबाजी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।